हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। माई ऑडिबल एंड विजिबल? 2 घंटे के लिए हम आपकी लुगाई है। सर कल तो आप बहुत होप दे गए थे। अबे टाइम टेबल इस हफ्ते का तो बना हुआ था, अगले हफ्ते से चेंज हो जाएगा। बता दिया है। सर कल तो आप बहुत होप दे गए थे। अबे इस हफ्ते तो ये शेड्यूल चलेगा, अगले हफ्ते से चेंज हो जाएगा। अगले हफ्ते से मैंने अपनी क्लासेस के लिए बोल दिया भाई। 3 जगह लड़ा हूं, आज 5-6 जगह लड़ा हूं। या तो आपकी क्लास का टाइम टेबल होगा 2:45, समझ गए? 2:45 से होगा आपका टाइम पीरियड, या 3 बजे से होगा। कल तो होप दे गए थे। ठीक है, आज नहीं लेना था। चुप रहे। आज नहीं लेना था, टपोरी गई का। तेरे से चलूंगा मैं। कैंसिल कर देते आज, चुप रहे। सर मेरा नाम ले लो। क्यों ले लूं? क्यों बताऊं कि तेरा नाम आदित्य सिंह है? क्यों बताऊं सबको कि तेरा नाम आदित्य सिंह है? मेरा नाम ले लो। क्यों बताऊं तेरा नाम प्रशांत है? मेरा भी ले लो। विक्रांत अवस्थी। क्यों बताऊं तेरा नाम विक्रांत अवस्थी है? हाँ, 2:45 कराएंगे। 2:45 करा दिया, टाइम 2:45 करा दिया। चल बे। पढ़ाई करे तेरा के? अभी भी डीपीपी सॉल्व, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे डीपीपी के। अभी डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, डोंट सॉल्व डीपीपी। नो क्वेश्चन विल बी सॉल्व ऑफ डीपीपी। बताया, अभी चैप्टर पूरा ही नहीं हुआ है। तो इधर आ जाओ, मुद्दे की बात पर आ जाओ, काम की बात पर आ जाओ। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज डिस्कशन करेंगे। बेसिक बेसिक सी चीज होती है कि सब्सटेंस क्या होता है, पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक सी चीज आज की क्लास में पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है। बेसिक सी चीज कंपाउंड क्या होता है, आज की क्लास में पढ़ेंगे। बेसिक सी चीज मिक्सचर्स क्या होता है, आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज कंपाउंड और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस, मिक्सचर्स के टाइप्स भी डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। बेसिक सी चीज सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक बेसिक सी चीज आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये सब आज की क्लास में डिस्कशन होने वाला है। अब सुन लो मुद्दे की बात। ठीक है, सौरभ सिंह झांकर कह रहा है मैं नहीं पढ़ रहा, मत पढ़ जाके। ठीक है, मत पढ़। ठीक है, मत पढ़। एक कह रहा है सर आई एम फ्रॉम मुगल डायनेस्टी, आई एम फ्रॉम राजपूताना डायनेस्टी। मेरे एंसेस्टर धीर सिंह पुंडीर थे। धीर सिंह पुंडीर कौन था? धीर सिंह पुंडीर पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। धीर सिंह पुंडीर ने ही हरिद्वार शहर बसाया था। पुंडीर राजवंश की राजधानी हरिद्वार थी। हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था।
हरिद्वार की जो पौड़ी है, हर की पौड़ी, वो पुंडीर राजवंश ने बनाई है। हर की पौड़ी वो धीर सिंह पुंडीर के द्वारा बनाई गई है। हरिद्वार की पुंडीरों की कैपिटल होती थी। और बताऊं? और ये सब सच है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, जाके चेक भी कर लेना। समझ गए? चलिए, चलिए। तो आज क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान समझना। आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने। यू हैव नॉट टू प्रिपेयर एनी नोट्स। ठीक है? ये जो क्लास के नोट्स होंगे बेटा, समझ में आ गया? इसको व्हाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट करके आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है? बिल्कुल ध्यान समझना। अगर मैं बात कर रहा हूं, इसको व्हाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट करके मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। फाइन है? आप लोग वहां से नोट कर लेना। बस अभी आपको क्या करना है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। अभी आप बस समझना चीजें कि क्या चीज क्या होती है। आप में से बहुत से बच्चे अगर प्रिंट आउट करना चाहते तो आप प्रिंट आउट करा लेना, लिखना चाहते तो बाद में लिख लेना। मतलब केमिस्ट्री के अंदर ऐसा हो सकता है बेटा, कुछ नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे डालूंगा व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट करके। अगर आपको प्रिंट आउट कराना तो आप प्रिंट आउट करा लेना, आपका टाइमिंग मैं बचा दूंगा। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें स्टैटिक कंटेंट होता है ना, मतलब थ्योरी वाला कंटेंट होता है। समझ रहे हो? बहुत सारा थ्योरी वाला कंटेंट होता है, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली आपको करा दूंगा। समझ में आ गया? तो आप प्लीज टेलीग्राम में दिखा दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है? फाइन है? नहीं करना, किसी को नहीं चाहिए तो क्लास में नोट डाउन कर लो। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, वो नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्लास में नोट डाउन कर लो। अंडरस्टूड? टेलीग्राम चैनल क्या है? ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। केमिस्ट्री बाय विक्रांत सर डाल दोगे, या आपको यहां दिखाई दे रहा है एसएसबी फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटी एफकेट बाय विक्रांत सर, आप ये डाल देना। मासूम सा चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा, भोला भाला सा। ठीक है? भोला भाला सा चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा। कट्टा हाथ में लिए हुए एक चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा। दुनाली दिखाते हुए आपको एक चेहरा दिखाई देगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहां डाल दूंगा, जिसके पास नहीं है वो नोट कर लेना। बात सिंपल सी और कुछ नहीं है, आसान सी बात समझा दी है। अब चुपचाप आओ मुद्दे की बात पर, जो क्लास हमें आज डिस्कशन करनी है, जो क्लास हमें आज पढ़नी है। सो हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 4 स्टेट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ कम टू दिस टॉपिक्स, जो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। समझो, सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है, जो आपको यहां पर पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं मैटर की बात करता हूं तो मैटर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग यहां पर करेंगे। मैटर्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होगा, एक होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेटा कल की क्लास में हम लोग कर चुके हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मैटर्स को सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बाइफरकेट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी में कंडेंसेट करते हैं, बीसी में डिवाइड करते हैं। हमें बेसिकली आज डिस्कशन करना है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्योर सब्सटेंस आते हैं, मिक्सचर्स आते हैं। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड, मतलब सब्सटेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया जाएगा, एलिमेंट और कंपाउंड। हम पढ़ेंगे क्या होता है। मिक्सचर्स 2 टाइप के होंगे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। सिमिलर वे में कंपाउंड को 2 टाइप में डिवाइड किया जाएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब एक जो नेचर से मिलते हैं कंपाउंड, और कुछ ऐसे कंपाउंड जो हमें मैनमेड होते हैं, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। हम लोग उसको यहां पर सिंपली पढ़ेंगे और हम लोग यहां पर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सब्सटेंस पढ़ेंगे, एलिमेंट, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये सब हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। अगर मैं सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। अब जनरली आप लोगों को ना कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे सब्सटेंस से रिलेटेड, आप लोग उसको दूर हो जाएंगे आज आपकी क्लास में। डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज आपकी दूर जाएंगी। सॉरी, अगर मैं सब्सटेंस की बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं कि सब्सटेंस होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। भाई मैटर की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। डेफिनेशन के अनुसार ये
प्योर का मतलब आप जनरली क्या सोचते हो कि भाई प्योर का मतलब यह है कि किसी भी चीज की मिलावट नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको डिफरेंट से डिफरेंट सारे यहां पर एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे होंगे। गोल्ड दिख रहा होगा, कॉपर दिख रहा होगा, सुगर दिख रहा होगा, सॉल्ट दिख रहा होगा, हाइड्रोजन दिख रहा होगा, डायमंड दिख रहा होगा। मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं प्योर सब्सटेंस के। अगर सिर्फ आप यही डेफिनेशन पढ़ोगे कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज सब्सटेंस, पहली डेफिनेशन ये है, पहला पॉइंट ये है जो हम यहां पढ़ रहे हैं। अगर मैंने ये डेफिनेशन लिख दी, आपकी किताबों में एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन लिखी होती है, इसके हिसाब से अगर मैंने बोल दिया ये सब एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे सर नमक सब्सटेंस नहीं है, तो आप बोलोगे सर शुगर सब्सटेंस नहीं है। नमक का सब्सटेंस क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि सर नमक के अंदर तो सोडियम भी है, नमक के अंदर क्लोरीन भी है, क्योंकि नमक बनता है NaCl से। और प्योर सब्सटेंस का मतलब है शुद्ध, शुद्ध का मतलब है कोई मिलावट नहीं सर, यहां तो सोडियम और क्लोरीन मिल गए हैं। और अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो आप बोलोगे सर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए हैं तो यहां तो मिलावट हो गई है। सर जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, मिलावट हो गई है, तो सर ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी किताबों के अंदर अधूरी डेफिनेशन लिखी है या पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, कुछ आप अधूरी डेफिनेशन पढ़ते हो या आपने पढ़ी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके मिसकंसेप्शन सब्सटेंस से रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। पहली डेफिनेशन होती है सब्सटेंस की कि मैटर की जो सबसे प्योर फॉर्म होती है, शुद्ध रूप होता है मैटर का, उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, बट ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसके आगे भी कुछ डेफिनेशन इंक्लूड की जाती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा सब्सटेंस की, अगर हम लोग बात करते हैं सब्सटेंस का जनरली अपना डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है और प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है। डेफिनाइट कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? निर्माण का स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं चाय कैसे बनी, तो आप बोलोगे सर चाय के अंदर दूध डला है, चाय पत्ती डली है, चीनी डला है, पानी डला है, ये सब चीज डाले हैं, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है जिससे चाय बनी है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नींबू पानी कैसे बना है, तो आप बोलोगे सर नींबू पानी की कंपोजिशन नींबू पानी, चीनी और नमक है। तो चाय की कंपोजिशन, चाय का केमिकल कंपोजिशन और अगर मैं नींबू पानी का केमिकल कंपोजिशन की बात करूं, दोनों की मात्रा अलग अलग है। हाँ जी सर, दोनों की मात्रा अलग अलग है, ये आपको समझ में आ गई। लेकिन वही अगर मैं आपसे बोलूं कोल्ड ड्रिंक कैसे बनी है, तो आप बोलोगे सर कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी सी चीनी होगी, थोड़ा सा उसके अंदर पानी वानी लिया गया होगा, सोडा वाटर लिया गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। लेकिन उसकी मात्रा फिक्स करी गई होगी ना कि भाई चीनी इतनी ही डालनी है, इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड डालना है। अगर बाई चांस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो मैं कोल्ड ड्रिंक को पी नहीं पाऊंगा। वहीं अगर मैं चाय की बात करूं, जो आप अपने लिए चाय बना रहे हो, तो आप उसमें टेस्ट अनुसार टेस्ट अनुसार आप उसमें चीनी डालोगे, दूध डालोगे, चाय पत्ती डालोगे। लेकिन कहीं अगर मैंने उसमें चाय पत्ती बहुत ज्यादा गिर दिया, मैंने चीनी बहुत ज्यादा गिर दी, तो स्वाद खराब हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस दुनिया के अंदर कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो, केमिकली कोई भी चीज बना रहे हो, उसमें जो चीज गिर रही है उसकी मात्रा फिक्स्ड है। तो कहने का मतलब यह सब्सटेंस की डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो सब्सटेंस का अपना केमिकल कंपोजिशन होता है। अगर मैंने सोना बोला तो भाई सोने के अंदर इतना गोल्ड परसेंट होगा, अगर मैंने बोला कॉपर तो कॉपर में इतना होगा, है ना। अब ध्यान समझना, दूसरा लिखा है कि इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्या गोल्ड की प्रॉपर्टी और कॉपर की प्रॉपर्टी एक जैसी है? सर नहीं सर, अलग अलग होगी। मतलब सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न सब्सटेंस की भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसका अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ अलग होगा, इसका अलग नेचर है, इसका अलग अलग है। बात आती है केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला NaCl नमक, मैंने बोला नमक, नमक कैसे बनता है? जब आप सोडियम और क्लोरीन को मिला दो, सोडियम के कितने एटम लो? 1 लो। क्लोरीन के कितने एटम लिए आपने, कितने मॉलिक्यूल लिए? 1। तो तभी तो आपको नमक मिला है, NaCl मिला है। अगर मैं सोडियम को 5 कर दूं और क्लोरीन को 12 कर दूं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल 5Na + 12Cl, तो क्या ये नमक होगा? क्या ये नमक है? नहीं भाई, नमक तभी बनेगा जब सोडियम और क्लोरीन 1:1 की रेशियो में होगा। तो नमक की केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं वाटर कब बनेगा, तो आप बोलोगे सर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में लगेगा। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई NH3 कब बनेगा, तो आप बोलोगे सर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 की रेशियो में होगा। मतलब ये रेशियो फिक्स है। NH3 तभी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? जब कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:2 में होगी।
अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा तो बोलोगे सर कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:2 में होगी, इसके अलावा तो कभी बन नहीं सकता ना। तो मुद्दे की बात यह है कि जो सब्सटेंस होते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होती है और उसकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है, मतलब सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। दिस इज द डेफिनेशन नंबर 2 जो आपको समझना है। अभी भी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है, आगे बढ़िए। ये जो सब्सटेंस है ये एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। मैंने यहां लिखा है कि सब्सटेंस को दो टाइप में क्लासिफाई करोगे कि सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अब समझना इंपॉर्टेंट, ये है पूरी डेफिनेशन। तो 3 डेफिनेशन में इंक्लूड किया था सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? एटम की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस का एक केमिकल कंपोजिशन होगा और इसकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होगी। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, कॉपर, जिंक, इस तरीके से 30 तक मैंने आपको बताया। भाई ये सिंगल सिंगल जो चीज है सारे एलिमेंट है। हाँ जी सर ये सारे एलिमेंट है। सर कंपाउंड क्या होता है? ध्यान से समझना। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ए मान लिया, एक दूसरा एलिमेंट है बी, जब कोई दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी की रेशियो क्या है? 1:1 की रेशियो मिला तो मुझे मिला ए बी। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस से मिले तो NaCl मिला, NaCl में रेशियो क्या है? 1:1 की। कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 की रेशियो में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो मुझे मिला फॉर एग्जांपल, है ना, H2O मिला। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो फॉर एग्जांपल मुझे मिला H2O। तो आप क्या कह रहे हो? 2:1 की रेशियो में। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 में मिलेगा, जब NaCl 1:1 में मिलेगा तो ही ये सब चीज बनेंगे। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं और हमें एक नई चीज मिलती है, उस नई चीज को कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आ गई। और ये जो जनरल केमिकल कंपोजिशन मैंने लिखा, केमिकल कंपोजिशन भी तो यही कहता है। इसका मतलब कंपाउंड में दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे। समझ में आ गया? अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूं, NaCl क्या है? कंपाउंड, और कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं। ये 1:1 की रेशियो में बना है। सुगर क्या है? सुगर के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर C6H12O6 1:2:1 की रेशियो में अगर मिला है तो ये कंपाउंड है, और अगर कंपाउंड है तो सब्सटेंस भी है। मुद्दे की बात यह है कंपाउंड भी सब्सटेंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी जब मिलेगी एक डेफिनेट रेशियो में मिलेगी, और ये केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट रेशियो को सब्सटेंस कहते हैं। तो आप जो सोच रहे थे कि शुद्ध रूप होना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, वो भ्रम है, वो डेफिनेशन गलत है। कंपाउंड भी सब्सटेंस हो सकते हैं, एलिमेंट भी सब्सटेंस है, या आप कहीं पर भी एक डेफिनेट रेशियो हो रही है, वो सब सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्लियर है? फाइन है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब आते हैं एक मुद्दे की बात पर जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग को समझना है और हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो देखो क्या लिखा है, सब्सटेंस जो हो सकता है एक सिंगल काइंड ऑफ मैटर भी हो सकता है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से ये एक डेफिनेशन और है सब्सटेंस की, ये सब्सटेंस की एक डेफिनेशन और है। फिजिकल मेथड का मतलब क्या? हाथ से अलग करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नमक दे दिया, क्या इस नमक में से आप हाथ से पकड़ के सोडियम को अलग कर सकते हो? हाथ से पकड़ के क्लोरीन को अलग कर सकते हो? नहीं। फिजिकल मतलब हाथ से। तो सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हो। चीनी मैंने आपको दे, चीनी में से कार्बन ढूंढ के, हाइड्रोजन ढूंढ के, ऑक्सीजन ढूंढ के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए क्या ये डेफिनेशन सब्सटेंस की है या नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं फॉल्स है, तो आप बोलोगे यस दिस डेफिनेशन इज ट्रू। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल एटम से भी बना सकता है, मॉलिक्यूल से बना सकता है, एलिमेंट से भी। एग्जाम्पल क्या प्योर सब्सटेंस के? सुगर, चीनी, गोल्ड, हाइड्रोजन गैस, डायमंड्स, ये सब सब्सटेंस है। सुगर चीनी क्यों है? क्योंकि कंपाउंड है, ये डेफिनेट रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में जो चीज ऐड होती है वो सब्सटेंस होता है। ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, अगर मैं आपकी और बात करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इफ आई बिंग टॉक हियर, ठीक है, तो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। सब्सटेंस की और डेफिनेशन समझिएगा।
सब्सटेंस में आपको बता चुका ना, कोई भी ऐसी चीज जो एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन में ऐड होती है उसको सब्सटेंस कहते हो। फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में ऐड होती है। जैसे NaCl में सोडियम और क्लोरीन 1:1 की रेशियो में हुआ है, ये तो डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखिए, सब्सटेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, प्योर सब्सटेंस डज नॉट हैव टू बी अ सिंगल केमिकल एलिमेंट। हम लोग अब तक ये सोचते थे ना कि भाई सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक ही चीज होगी। अगर मैंने चीनी बोली है तो चीनी सब्सटेंस नहीं है क्योंकि चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, गलत है। तो लिखा है प्योर सब्सटेंस डज नॉट हैव टू बी अ सिंगल केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। ये आपका भ्रम, ऐसा नहीं होता है कि सिंगल ही चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब एक चीज और समझना, अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स भी सब्सटेंस हो सकते हैं, मिक्सचर्स भी सब्सटेंस हो सकते हैं। मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर्स की अगर हम लोग बात करें, मिक्सचर भी ऐसे होता है ना कि आपने दो या दो से ज्यादा चीज एलिमेंट ले लिए और उनको आपस में फिजिकली मिला दिया है, एक रेशियो में आपने मिला दिया है, तो वो मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर क्या होता है, कोई चीज मिक्स कर देना, उसको मिक्सचर कहते हैं। मैं कह रहा हूं मिक्सचर्स भी सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन कौन से मिक्सचर्स? अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के, हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होता है बेटा, एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, जैसे यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते थे ना, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, कंपोजिशन का मतलब मिलावट, एक समान मिलावट। एग्जाम्पल समझना, मैंने पानी लिया, पानी के अंदर नमक मिला दिया, नमक पानी के अंदर घुल गया। आप देखकर बता पाओगे कहां नमक है कहां पानी है? आप हाथ से नमक को, मैं आपको बोलूं अलग कर दो नमक को, क्या अलग कर पाओगे? नहीं। ऐसे मिक्सचर जहां पर कोई दो चीज आपस में मिल जाए और आप देखकर पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सी चीज कहां पर, इस टाइप के मिक्सचर को यूनिफॉर्म मिक्सचर कहा जाता है। पानी में चीनी मिला दी, चीनी और पानी घुल जाएंगी, हाँ जी। पानी में नमक मिला दिया, पानी और नमक घुल जाएंगे, हाँ जी। आप बता ही नहीं सकते कहां नमक है, कहां चीनी है, कहां पानी है। एक ये तो हो गया होमोजेनस मिक्सचर। एक होता है दूसरे टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स का मतलब होता है जहां कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, जहां नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक समान मिलावट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी लिया, पानी के अंदर रेत डाल दिया, तो क्या रेत और पानी घुल जाएंगे? नहीं। आप देख के बता दोगे रेत ये घूम रहा या नीचे बैठ गया, तो आप पानी और रेत को अलग कर सकते हो। हाँ, पानी को ऐसे उलट दीजिए, रेत रह जाएगा। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पानी में आपने तेल मिला दिया, क्या तेल पानी में घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तेल ऊपर तैरता रहेगा क्योंकि तेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, हल्का है, तेल ऊपर तैर गया, भारी होता तो डूब जाता। तो आप तेल और पानी को अलग कर सकते हो, बिल्कुल अलग कर सकते हो। आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने कील डाल दी, क्या कील पानी के अंदर घुल जाएगी? नहीं। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो मैंने आपको बताया था सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस वो होते हैं जिनको फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, जैसे नमक में से सोडियम नहीं निकाल सकते। जहां फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मिक्सचर्स सब्सटेंस होंगे। जैसे पानी के अंदर चीनी मिला दी तो पानी चीनी में घुल जाएगी, आप अलग नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनस। तो होमोजेनस मिक्सचर्स ही प्योर सब्सटेंस होंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंस नहीं होंगे, क्योंकि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को हाथ से अलग किया जा सकता है, और जिसको हाथ से अलग किया जा सकता है वो कभी सब्सटेंस नहीं होते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखी है कि इवन मिक्सचर कुड बी एन एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस। और कौन से मिक्सचर्स? सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर्स इसके एग्जांपल होंगे। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। यहां डायग्राम वायग्राम में कुछ नहीं जाना आपको, नो नीड ऑफ दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड। इस डायग्राम पे आपको कुछ नहीं जाना है। सो मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं सब्सटेंस के बारे में। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सब्सटेंस प्योर फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, बट ये अधूरी डेफिनेशन है। सब्सटेंस की एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगी। केमिकल कंपोजिशन, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का मतलब एक फिक्स्ड रेशियो होगी। NaCl कैसे बना है? सोडियम और क्लोरीन की 1:1 की रेशियो में। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है? कार्बन ऑक्सीजन की 1:2 की रेशियो में। वाटर कैसे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 2:1 की रेशियो में। NH3 कैसे बना? 1 और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की 1:3 की रेशियो में। तो यहां एक फिक्स्ड रेशियो भी ऐड होगी। सब्सटेंस की डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है, हर सब्सटेंस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड क्या होता है? जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर, उसको कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल ये सारे हैं, तो नमक चीनी सब एग्जाम्पल में होगा।
सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया सकता, हाथों से अलग नहीं किया सकता। जैसे नमक के अंदर सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते हो। सब्सटेंस बता चुका हूं, सिंगल एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल बता चुका हूं। सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो सब्सटेंस का मतलब ये नहीं कि सिंगल एलिमेंट मौजूद होगा, कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं। सब्सटेंस मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन कौन सा मिक्सचर? सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जहां पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, दो चीज आपस में मिल जाते हैं। तो इतनी चीज क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत सब्सटेंस के बारे में फटाफट से मुझे बताइए। डन है? अंडरस्टूड है? यस और नो? एयर इज अ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, यस। एयर होमोजेनस मिक्सचर है, यस बेटा। एयर प्योर सब्सटेंस है, यस। एयर होमोजेनस मिक्सचर है, यस बेटा। दूध में पानी सब्सटेंस है, यस। एयर होमोजेनस मिक्सचर है, और एयर अगर हम लोग बात करें, यस बेटा, वो सब्सटेंस है, एयर सब्सटेंस है। ठीक है, क्लियर? समझ लेना, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर सारी मौजूद है। तो हम देख के तो पहचान नहीं पा रहे हैं, वो सारी आपस से मिली हुई है, इसका मतलब होमोजीनस है। अगर होमोजीनस मिक्सचर्स हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कंपाउंड है। क्या क्या कर रहे हैं? इसका मतलब सब्सटेंस है। ठीक है, फाइन है। लेकिन अगर हम उसमें पार्टिकुलर्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर डस्ट पार्टिकल मौजूद है, तो आप डस्ट पार्टिकल को देख सकते हो, तो डस्ट पार्टिकल को यहां पर आप नहीं डालोगे। सर केमिस्ट्री को पीडीएफ से ही पढ़ाओगे? नहीं, सिर्फ यही चैप्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी चैप्टर को हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर को हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे, और कोई चैप्टर पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल सा आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। समझ में आ गया? फायर, फायर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी आप सब्सटेंस बोल सकते हो, यस बेटा। उसके अंदर भी डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है, जो भी चीज कंपाउंड होगी, जो भी चीज होमोजेनस मिक्सचर होगी, वो सब सब्सटेंस होगी। सीधी सी बात, आम सी बात, अब तुम दिमाग में लगा लो। ग्लूकोज होमोजेनस है। ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूं, जो भी चीज होमोजेनस मिक्सचर्स होगा, जो भी चीज कंपाउंड होगी, वो सब आपका प्योर सब्सटेंस होगा। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। फाइन है? क्लियर है? फाइन है, चलिए। होमोजेनस मिक्सचर्स मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सब्सटेंस, कंपाउंड, सब्सटेंस। क्लियर? परफ्यूम सब्सटेंस, यस बिल्कुल है। इतनी बकैती बस आगे अपना दिमाग लगाओ, कहां क्या चीज हो रही है, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हैं, काम की बात पर आते हैं, एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स पर आते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स की डेफिनेशन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस बोलते हैं, लेकिन मैटर की सबसे सरल रूप, सबसे आसान, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, फिजिकल मेथड से। अगर मैंने आपको हाइड्रोजन दे दिया, मैंने आपको सोडियम दे दिया, क्या सोडियम को तोड़ के गधा बना दोगे? क्या सोडियम को तोड़ के बैंगन बना दोगे? क्या सोडियम को तोड़ के घिया तोरी बना दोगे? या सोडियम को तोड़ के हाइड्रोजन बन जाएगा? सोडियम को फिजिकल मेथड से हथौड़े से मारा, तोड़ा, क्या वो हाइड्रोजन बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसकी मतलब क्या है? एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा या केमिकल प्रोसेस के द्वारा। आपने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर तेजाब डाल दिया और बोला कि गधा बन जाएगा? नहीं बनेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, है ना? उसको तोड़कर पोटेशियम नहीं बन सकता है, सोडियम नहीं बन सकता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दे कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। दिस इज दूसरी डेफिनेशन, दिस इज पहली मेथड। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप के एटम का बना होगा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के एटम है, क्लोरीन में क्लोरीन के एटम है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एटम है। समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल ध्यान समझ लेना। एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कार्बन, मरकरी। तीसरी डेफिनेशन लिखना, ये सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स का बना होगा, एक ही टाइप के एटम का बना होगा। दिस इज तीसरी डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है? ये आपको रखना। और हर एक एटम का अपना खुद का क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग है, क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग है, या इलेक्ट्रॉन अलग है। तो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी, क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर सबका अलग होगा। तो इनका अपना न्यूक्लियर चार्ज भी अलग अलग होगा। इसका न्यूक्लियर चार्ज अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है।
क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी अलग होगा। दिस इज दी फोर्थ पॉइंट। इतनी चीज मुद्दे की बात आ गई। अब आते हैं काम की बात पर। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट के आसपास है, 118 एलिमेंट के आसपास है। सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं। सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि इन 118 में से कितने प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए हैं और कितने मैनमेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। ये क्वेश्चन सीडीएस में तो आ चुका है, हो सकता है इंडिया में पूछ ले जाए। तो 118 एलिमेंट में से 94 तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं और बाकी के जो 24 एलिमेंट है वो आर्टिफिशियली है, मैनमेड एलिमेंट है। जितने भी मैनमेड एलिमेंट है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एलिमेंट है, वो जनरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। ये हम लोग रेडियोएक्टिविटी चैप्टर में पढ़ेंगे। मुद्दे की बात बस आपको जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही पढ़ना, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। 118 एलिमेंट है जो गोला कर रहा हूं, बस वही याद रखना, जिसमें से 94 नेचुरली अकरिंग है, बस ये गोला करना है, और 24 जो एलिमेंट है वो साइंटिस्ट के द्वारा सिंथेसाइज किए गए। बाकी सब कुछ काट देना है, कुछ नहीं पढ़ना। मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, वीरियोडिक टेबल, जो भी लिखा है कुछ नहीं पढ़ना, ये सब हम बाद में पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। बस जो गोल गोल लिखा है यही याद रखना। ये सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि कितने नेचुरली अकरिंग है और कितने आर्टिफिशियली या मैनमेड क्रिएटेड है। तो 94 एलिमेंट नेचुरली क्रिएटेड है और 24 एलिमेंट जो है सिंथेसाइज्ड बाय साइंटिस्ट हैं। बस मुद्दे की बात यही है, इतनी बात आपको याद रखना है। एलिमेंट की बता दिया, सबसे सरल रूप है मैटर का। एलिमेंट सिंगल होता है। एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, हथौड़े से इसको या केमिकल डाल के तोड़ा नहीं जा सकता है। हर एक एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज अलग होगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सब एलिमेंट के अंदर अलग होगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, 94 नेचुरली है, 24 मैनमेड है, साइंटिस्ट के द्वारा क्रिएट गए। पीरियोडिक टेबल ऐसे दिखाई दे, ये सब एलिमेंट हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। खत्म एलिमेंट। मुद्दे की बात पर आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कंपाउंड है। ऑलरेडी बता चुका हूं कंपाउंड क्या है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं एक डेफिनाइट रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में, वो रेशियो 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1 कुछ भी हो सकती है। तो मुद्दे की बात यह है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं एक डेफिनाइट फिक्स्ड रेशियो के अंदर और एक नई चीज बनाते हैं, उस चीज को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। और एक नई चीज बनाते हैं, उस नई चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, एंड कन्वर्टेड इनटू अ न्यू यूनिट। ठीक है, कंपाउंड्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस कंपाउंड भी होते हैं, जैसे एलिमेंट। बट अनलाइक एलिमेंट्स, अनलाइक की तरह, जैसे एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते, कंपाउंड को तोड़ सकते हो। कंपाउंड को तोड़ सकते हो लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मेथड से तोड़ सकते हो। फिजिकली नहीं है कि भाई मैंने नमक लिया, नमक को हथौड़े से मारा और तोड़ दिया कि नमक और क्लोरीन अलग हो गया। फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, केमिकली अलग कर सकते हो। जैसे नमक है बेटा, नमक में से सोडियम और क्लोरीन आपको अलग करना है, तो आप क्या करोगे? एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। करंट निकालते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें से करंट डाल देते हैं। नमक को पानी में मिलाया, वाटर में मिलाया और सॉल्यूशन बन गया, उसमें करंट लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे। दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, एक पर सोडियम मिल जाता है, एक पर क्लोरीन मिल जाता है। केमिकली पॉसिबल है। सर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हम कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हम लोग पढ़ेंगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर। तो केमिकल मेथड से, केमिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह करके या कुछ मेथड लगाकर आप कंपाउंड को तोड़ सकते हो। और कंपाउंड को जब तोड़ोगे तो सिंपल कंपोनेंट्स में टूट सकता है। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं, इसको अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट सकता है। वाटर को आप तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना है, तो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो कंपाउंड में ब्रेकडाउन कर सकते हो। दिस आर द डेफिनेशन दैट यू हैव टू राइट डाउन। एग्जाम्पल कंपाउंड के, वाटर। वाटर कैसे बना है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में ऐड हुए हैं। नमक का बना है जब सोडियम और क्लोरीन 1:1 की रेशियो में बना हुआ है, ये आपको याद रखना। बात आते हैं मुद्दे की। कंपाउंड जो है, कंपाउंड को आप क्लासिफाइड कर सकते हो दो टाइप से, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक चीज का मतलब क्या होता है और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब जो चीज आपको नेचुरली मिली है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या? जो नेचुरली नहीं मिली है। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज ऐसे जो आपको नेचुरली मिले कंपाउंड, है ना,
जैसे अगर हम लोग बात करें काऊ डंग, वो नेचुरली है। और फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिया भी कंपाउंड है। यूरिया क्या होता है, अगर मैं यूरिया की बात करूं, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब यूरिया होता है। ये सब यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1। सो 2:4:1 की रेशियो में जब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, और हाइड्रोजन आपके मिलते हैं, 2:4:1 की रेशियो में जब मिलते हैं तब जाकर यूरिया बनता है। यूरिया आपने बनाया, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली, तो नेचुरली जैसे काऊ डंग, वो कंपाउंड है, गोबर है वो कंपाउंड है, उसमें आपको पता है कैसे बना होगा। तो दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं कंपाउंड की, यहां पर बात है। तो कंपाउंड बताता हूं, कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक डेफिनेट फिक्स रेशियो में आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट के जैसे ही होता है ये भी, लेकिन जैसे एलिमेंट को फिजिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता, कंपाउंड को केमिकल मेथड से तोड़ा जा सकता है और सिंपल सब्सटेंस में बनाया जा सकता है। कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, वाटर है। वाटर कब बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में जाता है। नमक कब बनता है, जब NaCl Na और Cl 1:1 की रेशियो बनता है। कंपाउंड को जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तोड़ा सकता है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली, इनऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से आपको नहीं मिलते हैं। सिंपल आप इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके सामने आती है कि सर मिक्सचर्स क्या होता है, कि सर मिक्सचर्स क्या होता है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, मिक्सचर्स का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों का फिजिकली आपस में ऐड कर देते हो। तो लिखा है फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप फिजिकली किसी चीजों को मिला रहे हो, फिजिकल मतलब हाथ से आप मिला रहे हो, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चाय बना रहा हूं तो हो सकता है मैं चाय में ज्यादा मीठा पीता हूं, आप चाय बना रहे हो तो हो सकता है आप कम मीठा पर पीते हो। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं 2 चम्मच डाल रहा हूं तो आप भी 2 चम्मच चीनी डालोगे, आप हो सकता है 3 चम्मच डालो या 1 चम्मच डालो या आधी चम्मच। तो मेरी और आपकी जो रेशियो है वो अलग अलग हो सकती है। तो मिक्सचर्स में क्या है, मिक्सचर्स के अंदर जब चीजों को फिजिकली आप हाथ से मिलाते हो तो रेशियो फिक्स नहीं रहती है, इनडेफिनेट रेशियो होती है। इनडेफिनेट का मतलब इन्फिनिटी, कुछ भी रेशियो में आप मिला सकते हो। समझ रहे हो, दिस इज द डेफिनेशन। तो जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंस आपस में मिलते हैं एक इनडेफिनेट रेशियो के अंदर, लेकिन जब आप चीजों को हाथ से मिलाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने चावल के अंदर पत्थर मिला दिए, मैंने चावल के अंदर पत्थर मिला दिए। तो जब मैंने चावल के अंदर पत्थर मिलाए, या मैंने पानी के अंदर नमक मिलाया, या पानी के अंदर चीनी मिलाया, या पानी के अंदर तेल मिलाया, या पानी के अंदर रेत मिलाया, तो क्या आपको कोई केमिकल रिएक्शन होती हुई दिखाई दी। अब मुद्दे की बात यह आती है कि सर केमिकल रिएक्शन जब होगी तो क्या चीज हमें देखने के लिए मिलेगी, वो अभी आपको बताऊंगा। बट मुद्दे की बात यह है कि जब भी आप मिक्सचर्स को हाथों से मिलाओगे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और एक इनडेफिनेट रेशियो में आप मिलाओगे। और जो बेसिक नेचर है, मतलब जो मूल रूप है चीजों का, वो कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पानी के अंदर नमक को मिलाया, क्या पानी का रंग पीला, हरा, नीला, बैंगनी कुछ हो गया, नहीं। जब मैंने चावल और पत्थर को मिलाया, क्या चावल गर्म हो गए, ठंडे हो गए, या चावलों में से भाप निकलने लगी, या चावलों का रंग चेंज हो गया, नहीं। चावल जैसे पहले सफेद थे अभी भी वैसे सफेद है, पानी जैसे पहले सफेद था अभी भी वैसे ही सफेद है। जब मैंने पानी के अंदर तेल को मिलाया, क्या तेल को मिलाने से मुझे आवाज आई, नहीं आई। क्या कोई तापमान बढ़ा, नहीं बढ़ा। भाई पहले भी पानी ठंडा था अभी भी पानी ठंडा है, पहले भी तेल मुझे दिखाई दे रहा था पीले कलर का अभी भी पीले कलर का दिखाई दे, मुझे उनके रंग, रूप, तापमान में कोई भी परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं तो वो समझना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सबसे पहला चेंज इन कलर। अगर आपको कहीं पर भी दो चीज आपस में मिल रही हैं, रंग का परिवर्तन हो गया, काला है, कोई एक चीज काली है और एक चीज नीली है, काली में नीली मिलाया पीली हो गई, क्यों हो गई कुछ नहीं पता, बस हो गई, बट हुआ है। तो जब भी ये रखना, देखो ये काली थी नीली थी, अब चीज मिलने का पीली हो गई, रंग चेंज हो जाए, केमिकल रिएक्शन। कहीं पर भी आपको
चेंज इन टेम्परेचर दिखाई दे जाए, कहीं पर भी आपको तापमान में परिवर्तन होता हुआ दिख जाए, बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, कोई चीज गर्म हो गई, मिलने के बाद ये ठंडी हो गई, है ना बेटा, तो आप ऐसा समझ लेना केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप लोगों के कमर में दर्द होता है, जब कभी आप लोगों की कमर में दर्द होता है, आप लोग क्या करते हो बेटा, मूव की स्प्रे लगाते हो। तो मूव की स्प्रे जैसे आप लगाते हो बेटा, आपको गर्मी सी महसूस होती है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है, गर्माहट आई है ना बेटा। या आपने कभी एक चीज देखी होगी, आप मिंट खाइए, मिंट की टॉफी आती है, हाँ जी सर मिंट की टॉफी आई, अब मिंट की टॉफी के ऊपर पानी पीजिए, तुम्हें ठंडा लगेगा एकदम से, कभी देखा है, तो टेम्परेचर चेंज हो गया ना, ठंडक सा हो गया, केमिकल रिएक्शन है। तो कहीं पर भी तापमान चेंज होता हुआ दिख जाए, केमिकल रिएक्शन, कहीं पर भी कलर चेंज होता हुआ दिख जाए, केमिकल रिएक्शन, कहीं पर भी साउंड प्रोड्यूस्ड हो, कहीं पर भी साउंड प्रोड्यूस हो, तो समझ लीजिएगा केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, ऐसे आवाज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आते हैं। जब कभी भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो पॉप साउंड आते हैं, पट 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 पट, जैसे पॉपकॉर्न फटते हैं ऐसे। तो हाइड्रोजन साउंड अगर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पॉप साउंड, केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऐसे एकदम आती है, केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो, ये सब आ जाए। चौथा पॉइंट, कहीं पर भी अगर चेंज इन स्टेट्स आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी आपको चेंज इन स्टेट्स दिखाई दे रहा है, मतलब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गई हो, तो आप समझ लेना केमिकल रिएक्शन हुई है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है, प्रेशर चेंज हुआ है। पांचवा चीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवी चीज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये जो प्रेसिपिटेट की मैं बात कर रहा हूं, ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? प्रेसिपिटेट जनरली एक इनसोलुबल कंपाउंड होता है। ये कैसा कंपाउंड होता है बेटा? एक इनसोलुबल कंपाउंड होता है जो कहीं पर भी घुल नहीं सकता, और इसका खुद का अपना डेफिनाइट कलर होता है। इसका खुद का अपना डेफिनेट कलर होता है। आएंगे आपके सामने एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे बहुत सारे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का रिएक्शन मैंने जिंक सल्फेट के साथ करा दिया, तो मान लीजिए, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने जिंक सल्फेट के साथ करा दिया, तो मुझे मिला मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक, मुझे मिला मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट मिला है, ये प्रेसिपिटेट है। इसका क्या है? अपना खुद का एक रंग होगा, ये कहीं पर भी घुलेगा नहीं। मैं एग्जांपल्स आएंगे जब हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर आपको प्रेसिपिटेट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए, कोई भी इनसोल्युबल चीज हो जो घुले ना, और जिसका अपना खुद का रंग रूप आकार होता है, वो मैं बहुत सारे आपको प्रेसिपिटेट लिखाऊंगा, उनके कलर भी लिखाऊंगा कि इसका कलर ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। ये सब होते हैं केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। मुझे बता दीजिए, जब कोई चीज आप हाथों से मिला रहे हो, इन सब चीज में आपको देखने के लिए मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगी? नहीं मिलेगा। तो अगर मैं मिक्सचर्स की डेफिनेशन की बात करता हूं, तो फिजिकल कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का एक इनडेफिनेट रेशियो में, जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगे और बेसिक नेचर एलिमेंट्स का चेंज नहीं होगा, हूबहू बना रहेगा, ऐसी चीज को मिक्सचर्स कहते हैं। इसके बाद जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, ये आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद जो भी चीज यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको नहीं पढ़नी है, बस इतना समझ लीजिएगा, ये है मिक्सचर्स। अब अगर हम मिक्सचर्स के बारे में बात करें, तो मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के। तो मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के, फाइन। तो मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं? ध्यान से देखिए। पहला जो मिक्सचर्स है वो है होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या है? जहां पर कंपोजिशन कैसी हो बेटा, मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर कंपोजिशन हो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान कंपोजिशन हो, जहां पर मतलब दो चीजों को मैंने मिलाया और दोनों चीज आपस में इस तरीके से मिल गए, जैसे भाई बहन आपस में प्यार रहता है, जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में रहते हैं। समझ में आ गया? जैसे पानी के अंदर चीनी मिलाई, तो पानी चीनी आपस में घुल गई, इतने बेहतरीन तरीके से घुली कि आप देख के नहीं हो सकते कहां पानी है कहां चीनी है। पानी के अंदर आपने नमक मिलाया, नमक और पानी इतनी बेहतरीन रूप से घुल गए कि आप देख के नहीं बता सकते कि कहां नमक है कहां पानी है। तो ऐसे कुछ मिक्सचर्स अगर दिख जाए जहां कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, होमोजेनस कहते हैं। तो ऐसे मिक्सचर जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट, ऐसे मिक्सचर्स को होमोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं। हाउएवर, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी है कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। अभी ये स्टेटमेंट आपको नहीं पढ़नी है, अभी ये स्टेटमेंट आपको
नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये मैं अभी आपको जब सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल्स देख लीजिए होमोजेनस मिक्सचर्स के, कि पानी में चीनी मिलाई, पानी के अंदर आपने नमक मिलाया, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स। सिंपल सी बात है, बस इतनी चीज आपको याद रखना है। ये है होमोजेनस मिक्सचर, जहां दो चीज आपस में मिल जाए, जहां कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। आसान सी बात है, आपको पहले बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरा मिक्सचर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजिनस मिक्सचर्स, जहां पर कंपोजिशन कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर आपको दिखाई दे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपको कंपोजिशन कैसी दिखाई दे बेटा, अगर आपको कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म दिखाई दे, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग हेट्रोजिनस मिक्सचर्स कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है। जहां पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन की बात कर रहे हैं उसको हेट्रोजिनस मिक्सचर्स कहते हैं। मतलब दो चीज आपने मिलाई और वो यूनिफॉर्मली नहीं मीट करी है। कहने का मतलब, पानी के अंदर रेत मिलाया तो यूनिफॉर्मली नहीं मिले, देखकर बता सकते हो रेत अलग है पानी अलग है। पानी के अंदर आप लोगों ने तेल मिला दिया, नॉन यूनिफॉर्म है। तो जहां पर कोई दो या दो से सब्सटेंस आपस में मिलते हैं लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ऐसे को हेट्रोजिनस मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे पानी के अंदर तेल मिला दिया, पानी के अंदर मिट्टी मिला दिया। अब यहां पर एक चीज लिखी है कि हेट्रोजिनस मिक्सचर्स को कोलाइडल और सस्पेंशन में डिवाइड किया जाता है। ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सब सॉल्यूशन का पार्ट है, वहां बताऊंगा। ये स्टेटमेंट आपको नहीं लिखनी है, ये छोड़ दीजिए। बस होमोजिनस और हेट्रोजिनस मिक्सचर्स के बारे में बेसिकली मैंने अभी आपको बताया। आई होप होमोजिनस और हेट्रोजिनस मिक्सचर्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक मुद्दे की बात पर, जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बताइए। कंपाउंड और मिक्सचर में कंपाउंड कैसे बनते हैं? डेफिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं एक डेफिनेट फिक्स्ड रेशियो में तो कंपाउंड बनता है। लेकिन मिक्सचर्स कैसे बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिलाते हो एक इनडेफिनेट रेशियो में। तो ठीक है, एक इनडेफिनेट रेशियो में मिक्सचर्स को मिलाते हैं फिजिकली, कंपाउंड को मिलाते हैं केमिकली। समझ में आ गया? तो क्या है कंपाउंड? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली मिलते हैं। मिक्सचर्स क्या? जब दो से ज्यादा एलिमेंट फिजिकली कंपाउंड होते हैं इन एनी प्रोपोर्शन। और यहां पर क्या है? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यहां पर है फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यहां है एनी प्रोपोर्शन। फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरा, जब भी कंपाउंड होगा केमिकल रिएक्शन होगी। जब भी कंपाउंड होगा केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि आपने केमिकली मिलाया है। केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज। टेम्परेचर चेंज का मतलब एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी है टेम्परेचर के अंदर, तो यहां एनर्जी चेंज होगी। मिक्सचर्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है तो कोई एनर्जी, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है। नो केमिकल रिएक्शन, नो एनर्जी चेंज टेक प्लेस। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट छोड़िए, सीधा फोर्थ पॉइंट पर आइए। अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कंपाउंड को क्या हाथों से अलग कर सकते हो? नहीं। केमिकली अलग कर सकते हो, हाथों से नहीं कर सकते हो। तो लिखा है कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हाउएवर अगर हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से। मैंने क्या किया है? क्योंकि मिक्सचर्स होमोजेनस हेट्रोजेनस दोनों सकते हैं। चावल के अंदर पत्थर मिला दिए तो पत्थर को हाथों से अलग कर सकते हो। पानी के अंदर रेत मिला दिया, पानी को ऐसे उलट दीजिए, अलग हो जाएगा। हाँ, हो सकता है ना? मैंने चावल के अंदर कील मिला दी, मैग्नेट लाओ, मैग्नेट घुमा दो। मैंने चावल के अंदर, मैंने आयरन के अंदर सल्फर मिला दिया, मैग्नेट लाओ, चुंबक घुमाओ, आयरन चिपक जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। तो ये फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो। कंपाउंड जो होंगे वो हमेशा होमोजीनस होंगे ना। कंपाउंड हमेशा होमोजीनस होंगे, और होमोजीनस चीजों को हाथों से तो अलग किया नहीं जा सकता। होमोजेनस चीजों के अंदर डेफिनेट रेशियो होती है, वो दोनों एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं। कंपाउंड में भी यूनिफॉर्म होते हैं। एग्जांपल NaCl, एग्जांपल NaCl एंड वाटर। आप हाथों से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते, आप हाथों से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। तो कंपाउंड हमेशा होमोजीनस होंगे, ये याद रख लेना। लेकिन मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, ये होमोजीनस हेट्रोजीनस दोनों होते हैं। एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था। बात आते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो कंपाउंड लूजेस देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। समझना, आइडेंटिकल का मतलब क्या है? इकलौती आइडेंटिटी। मुझे बताइए, जब ए और बी आपस में मिला तो मुझे मिला AB। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले तो मुझे मिला सोडियम क्लोराइड। सोडियम की अपनी प्रॉपर्टी थी, क्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टी थी। जब ये दोनों मिल गए तो क्या यहां पर किसी एक की प्रॉपर्टी डोमिनेट हुई या दोनों की प्रॉपर्टी आई है? दोनों की आई है।
तो दोनों ने, सोडियम और क्लोरीन ने अपने अपनी प्रॉपर्टी खोकर एक नई प्रॉपर्टी आ गई, यस और नो। तो सोडियम और क्लोरीन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, दोनों की प्रॉपर्टी आई है, बिल्कुल आई है। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज को क्या हो जाता है, लूज हो जाता है इसके टाइम पे फॉर्मेशन। लेकिन जब आप मिक्सचर्स को मिला रहे हो, जब मिक्सचर्स को मिला रहे हो फिजिकली, फॉर एग्जाम्पल चावल में मैंने पत्थर मिला दिए, तो भाई चावल पहले भी सफेद था, पत्थर अभी भी हार्ड था, वैसे को वैसे ही रहा। भाई यहां कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो यहां प्रॉपर्टी चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, दे डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। रीजन, नो केमिकल रिएक्शन। रीजन, नो केमिकल रिएक्शन। यहां चेंज हो जाती है, रीजन क्या है, रीजन है केमिकल रिएक्शन की वजह से। भाई यहां केमिकल रिएक्शन होती है, डेट्स वाई चेंज हो जाती है। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, डिफरेंस बता दिया। बेसिक बेसिक सी चीज है जो छोटी क्लास में आप पढ़ते हुए आ रहे थे। गॉट इट और नॉट? क्लियर? डन? सर फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। सर जी ये सब तो कल भी पढ़ाया था। कब पढ़ाया था बे कल? कुछ भी बता रहा है, कल भी पढ़ाया था। कल तो नहीं पढ़ाया मैंने ये। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपका आएगा केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सॉल्यूशन क्या होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? डेफिनेशन समझो। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे, सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनस होगा। सॉल्यूशन कभी भी हेट्रोजीनस नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन भी ये था ना, जब दो चीज आपस में मिल जाए, जैसे जैसे एल्कोहल में वाटर मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया ना। और जब एल्कोहल और वाटर आपस में मिल जाते हैं, आप देखकर बता ही नहीं सकते कहां पर एल्कोहल है कहां पर वाटर है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेयर इज एल्कोहल वेयर इज वाटर, आप देखकर बता ही नहीं सकते। सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस होगा। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछे कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में आपने मिला दिया है। आपस में क्या कर दिया? आपने मिला दिया, बस। फिलहाल सॉल्यूशन की यही डेफिनेशन करना कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर्स, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में आपने मिला दिया। इसके अलावा नीचे जो भी लिखा है कुछ नहीं पढ़ना। 1 नैनोमीटर साइज वाइज, ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन 3 टाइप से होते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। अगर मैं सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करूं या क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, तो आप इसके ना 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन करोगे। कौन कौन से होंगे? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये कैसे होता है, यहां पर कुछ साइज का मैटर की बात करते हैं। साइज आप तब समझ पाओगे, पहले आपको एक चीज समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज आती है, एक चीज को बोलते हैं सोल्यूट और एक चीज को बोलते हैं सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, समझने की कोशिश करना। मेरे पास पानी है, मैंने पानी में नमक मिलाया। मेरे पास दूध है, दूध में पानी मिलाया। मेरे पास एल्कोहल है, एल्कोहल में वाटर मिलाया। एक चीज के अंदर एक चीज मिला रहा हूं, जिस चीज को मिलाते हो उसको बोला जाता है सोल्यूट, जिसमें मिलाते हो उसको बोला जाता है सोलवेंट। तो सोल्यूट और सोलवेंट होता है। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इन दोनों से मिलकर बनता है ये। इसको मैंने इसमें मिलाया, ये सोल्यूट है, जिसमें मिलाया वो सोलवेंट है। एक तो ये होती है सोल्यूट सोलवेंट की डेफिनेशन। एक होती है जिसकी मात्रा कम होती है वो सोल्यूट होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो सोलवेंट होता है। हाउएवर ये डेफिनेशन ट्रू नहीं है कि जिसकी मात्रा कम है वो सोल्यूट होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो सोलवेंट।
ये सही डेफिनेशन है, बट जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि जब सोल्यूट और सोलवेंट दो चीज होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसको सोल्यूट कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको सोलवेंट कहते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। बट ये सही डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन क्या है? जिसको मिलाया जाता है वो सोल्यूट है, जिसमें मिलाया जाता है वो सोलवेंट है। जैसे अगर मुझे सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन, द सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी होती है किसी चीज को डिसॉल्व करने की, अपने अंदर घुलने की, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, मैंने बताया, बट ये डेफिनेशन सही नहीं है। एग्जाम्पल, पानी, एसिटिक एसिड, एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ये सब सॉल्वेंट हैं। पानी अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करा सकता है, एसीटोन अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करा सकता है, बेंजीन किसी चीज को अपने अंदर घुलवा सकता है, क्लोरोफॉर्म जो सुंगा के बेहोश कर देते हैं वो किसी चीज को अपने अंदर घुलवा सकता है, इथेनॉल जिसको अल्कोहल भी आप बोल देते हो, C2H5, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है सबने, इसके अंदर कैपेबिलिटी है किसी चीज को डिसॉल्व कराने की। ये सब सॉल्वेंट हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं सॉल्वेंट के। क्लियर? दूसरा, सोल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाता है, जो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, उसको सोल्यूट कहते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो लेस होती है। जैसे पानी और नमक का सॉल्यूशन अगर है तो पानी तो हो गया सॉल्वेंट और नमक हो गया सोल्यूट, क्योंकि नमक पानी के अंदर घुल रहा है। वाटर वेपर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वाटर वेपर में क्या है बेटा? अगर हम लोग बात करें, वेपर क्या है? वेपर इज एयर या गैस है। तो गैस किस में मिल रही है? वाटर में। तो गैस वाटर में जब मिल रही है तो यहां पर सोल्यूट क्या हो गया है? ये ह्यूमिड एयर जो हो गया है, ये एयर कैसी है? इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ये हमें समझना है। ये एक नॉर्मल सा कुछ नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, एक इमोजी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी अकल से ऊपर है, बस हंसो देखकर, ये आप समझना। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स, सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन तो थे 3 टाइप के, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडन। यहां हम टाइप्स पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। बहुत आसान है समझना, अंडरस्टैंड करना। अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही होगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग यहां पर टाइप्स बना सकते हैं, 2 सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड में मिल रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ले रहा हूं, इधर नीचे कॉपर सॉलिड होता है, इस सॉलिड के अंदर पहला सॉल्यूट ले रहा हूं जो सॉलिड ही होगा। कॉपर के अंदर टिन मिला दो, कॉपर के अंदर एल्यूमिनियम मिला दो, ये कैसा बन जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा, यहां पर गोल्ड ले रहा हूं, गोल्ड सॉलिड है, हां जी, सॉलिड है, सॉल्वेंट है, हां जी। गोल्ड के अंदर लिक्विड वाली चीज मिला दो, गोल्ड के अंदर लिक्विड मिला दो, लिक्विड मरकरी मिला दो जो लिक्विड है, क्लियर हो गया। पैलेडियम ले रहा हूं जो सॉलिड है, इस पैलेडियम के अंदर गैस मिला दो, हाइड्रोजन गैस जो लिक्विड है, तो इसके अंदर ये मिला दिया, इसके अंदर, तो सॉलिड सॉल्यूशन वो होगा जहां पर सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड हो, सोल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ हो सकता है। एग्जांपल बता दी, जो चीज बताई है वही चीज यहां पर आपके सामने लिखी हुई है, पढ़ लेना। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन वो होगा जो सॉल्वेंट जहां पर हमेशा लिक्विड होता है, और यहां पर आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी होगा, बट ये हमेशा लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्वेंट यहां पर नहीं आएगा, यहां लिक्विड सॉल्वेंट आएगा। एग्जाम्पल, पानी का लिया, पानी के अंदर पहले सॉलिड चीज मिला देते हैं, चीनी मिला दिया, पानी के अंदर फिर लिक्विड मिला देते हैं, एग्जाम्पल आ गया, पानी के अंदर गैस मिला दिया, एग्जाम्पल आ गया। गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन वो होगा जहां सॉल्वेंट की बात करें तो गैस ही होगी, और सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है।
सॉलिड इन गैस, एग्जाम्पल आ गया सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉलिड कैसा होना चाहिए सॉलिड, और सॉल्वेंट होना चाहिए गैस, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए गैस होना चाहिए, कुछ भी आप मिला सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल यहां पर ऑलरेडी आपके सामने आ गए, मतलब इसके एग्जाम्पल तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। बात आती है गैस इन गैस, फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर की बात कर रहे हैं, एयर होमोजेनस मिक्सचर्स भी है और एयर गैसियस सॉल्यूशन भी है। एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिले गैस गैस मिल रहे हैं, गैस गैस मिल रहे हैं, गैस गैस आपस से मिल रहे हैं, समझ में आ गया, गैस गैस आपस से मिल रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल गैसियस सॉल्यूशन, समझ गए गैसियस सॉल्यूशन, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आसान है समझना। सॉलिड सॉल्यूशन में सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, इसमें सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, यहाँ सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, बाकी सब सॉलिड लिक्विड गैस किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको पढ़ना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो हमें पढ़ना है, जो हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना है, इधर आइए, इस पर हमें पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स द डिस्पर्जन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, या solution can be classified, the solution could be classified into three terms, solid solution, colloidal solution और suspension। solution को तीन टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसमें आप डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट के साइज की बात हो रही है, साइज ऑफ सोल्यूट की बात हो रही है। कहा जाता है अगर सोल्यूट का साइज इतने से लेकर इतने मीटर के बीच में है या नैनोमीटर के बीच में है तो ट्रू सॉल्यूशन होगा, अगर सोल्यूट का साइज इतने से लेकर इतने के बीच में है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, और अगर सोल्यूट का साइज इतने से लेकर इतने के बीच में है तो वो सस्पेंशन होगा। इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले आते हैं ट्रू सॉल्यूशन। मैंने अभी जब आपको होमोजेनस मिक्सचर्स पढ़ाया था तो मैंने नीचे एक लाइन काटी थी, आपको होमोजेनस मिक्सचर में याद हो, होमोजेनस मिक्सचर्स जब मैंने अभी आपको पढ़ाया था तो मैंने नीचे लाइन काटी थी, लिखा है ना, देखो ट्रू सॉल्यूशन लिखा है ना, होमोजेनस मिक्सचर्स इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। मैंने कहा था काट दो, अभी नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था ना आगे इस्तेमाल आएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा, वही पॉइंट अब यहां बताने वाला हूं। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस होंगे, पहला पॉइंट याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस होंगे। यहां पर जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। 1 नैनोमीटर से कम होने का मतलब क्या है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 10⁻⁹ मीटर। तो यहां 10⁻⁹ मीटर का होगा, 10⁻⁹ का मतलब 1/10⁹ 1/10⁹ का मतलब क्या है, 0.9 बार जीरो आएगी, 0.00000001 मीटर। बहुत छोटा साइज है ना, इतना छोटा साइज है कि आप उनको अपनी नेक्ड आईज बिना माइक्रोस्कोप लगाए नहीं देख सकते, इतनी छोटी चीज है, नंगी आंखों से आप देख ही नहीं पाओगे। इतना छोटा साइज है कि आप इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, और इतना छोटा साइज है कि आप माइक्रोस्कोप से भी शायद ही देख पाओ। और जब इतना छोटा साइज हो गया है ना बेटा, और अगर आप इसको छन्नी में छानो, फिल्टर पेपर में छानने की कोशिश करो, तो भैया फिल्टर पेपर से तो निकल के पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर भी इसको सेपरेट नहीं कर पाएगा। इतना छोटा साइज है कि फिल्टर पेपर भी इसको साफ नहीं कर पाएगा। इवन दो अगर आपने फिल्टर पेपर किसी जानवर की खाल का बना लिया है, उससे भी पास नहीं हो पाएगा, उससे पास हो जाएगा। और अगर कोई चीज पास हो जाती है, वो सारी के सारी, ठीक है बेटा बिल्कुल ध्यान समझ लेना, तो पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब इतना छोटा पार्टिकल का साइज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर आपने नमक मिला दिया, नमक का दाना आपने देखा है वैसे ही बहुत छोटा होता है, नमक का दाना बहुत छोटा होता है, तो पानी और नमक घुल गए, अब छानने लगो फिल्टर पेपर से, पानी और नमक दोनों निकल गए। अब मुझे बताओ, जब आपने सॉल्यूशन बना लिया, वो तो फिल्टर पेपर से निकल गया, मिल गए पानी नमक, तो मुझे बताओ क्या नमक नीचे बैठा, नहीं बैठा। क्या नमक जब नीचे बैठा तो नहीं बैठा,
ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी किसी भी चीज को, भारी चीज को नीचे खींच लेती है। जैसे ये ग्रेविटी भारी खींच लेती है। तो इसका जब कोई चीज मिल गई है, नमक तो पानी में घुल गया है, हम देख ही नहीं पा रहे, तो नमक जब पानी में घुल गया तो होमोजीनस है ना, डेट्स व्हाई हमने इसको होमोजीनस बोला है। और ग्रेविटी मतलब नमक नीचे दिखेगा ही नहीं, और ग्रेविटी तो हर चीज को खींच लेती है, ग्रेविटी भी यहां पर कुछ नहीं कर पाएगी, तो यहां पर ग्रेविटी का भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। एग्जाम्पल है कॉमन सोल्ट, शुगर सोल्यूशन, यूरिया पानी के अंदर आप मिला दो, तो नमक पानी के अंदर मिल जाता है, आप देख ही नहीं पाओगे, डेट्स वाई ये होमोजेनस है। तो ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस होगा, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, इतना छोटा है कि आप अपनी नंगी आंखों से माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा, और इतने छोटे पार्टिकल होंगे कि ग्रेविटी का कोई इस पर इंफ्लुएंस नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? साधारण नमक। एग्जाम्पल क्या है? चीनी का नमक, चीनी का घोल। एग्जाम्पल क्या है? यूरिया का घोल। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट, सुगर सॉल्यूशन, यूरिया फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि ट्रू सॉल्यूशन कैसे हैं? होमोजीनस है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जांपल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कि सर कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होता है? सर व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होंगे। जब मैंने आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर्स पढ़ाया था, तो आप हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के नीचे देखिए मैंने काटा है, मैंने नीचे लिखा ना, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू स्लरी और कोलाइडल एंड सस्पेंशन, लिखा ना, मैंने कहा था काट दो, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब मैं बताऊंगा सॉल्यूशन तब समझ में आएगा। वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुद्दे की बात बस याद रखना, कोलाइडल सॉल्यूशन नेचर में हेट्रोजीनस होते हैं। यहां पर जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होंगे। उसमें 1 नैनोमीटर से भी कम था, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁷ के बीच में होगा। हाउएवर पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा है, अभी भी इतना छोटा है कि आप नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझ लेना, आप नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आउट, हाउएवर दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से आप पार्टिकल के साइज को देख पाओगे। ठीक है बेटा, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं पास, एनिमल मेम्ब्रेन ज्यादा अच्छा फिल्टर पेपर होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यहां पर द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? किसी चीज को गोल गोल घुमाना, गोल गोल घुमाना, जैसे दूध से मक्खन बनाते हैं, गोल गोल घुमा के बनाते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस कहते हैं। तो लेकिन साइज है, आप देख पा रहे हो, और अगर देख पा रहे हो इसका मतलब हेट्रोजीनस है, तो डेट्स वाई कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होते हैं। बस यही मुद्दे की बात है, आपको रखना। कई बार साइज भी पूछ लिया जाता है, तो आप साइज भी याद रख लेना, उसमें 1 नैनोमीटर से कम, इसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। सर इसके एग्जाम्पल क्या है? ये सब एग्जाम्पल है। मिस्ट, मिस्ट फॉर्म होती है आसमान के अंदर। ये मिल्क, मिल्क के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे बहुत प्रोटीन है ना, प्रोटीन आपको दिखाई देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी आपको दिखाई देगा सोर्स, नंगी आंखों से देख नहीं पाओगे, लेकिन माइक्रोस्कोप को स्टडी करोगे बैक्टीरिया बैक्टीरिया आपको दिख जाएंगे, नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। प्यूमिक स्टोन है, प्यूमिक स्टोन क्या होता है? मुद्राएं जो हाथों में आप अंगूठे अंगूठे पहनते हैं, उसमें जो नग्न वग्न होते हैं, इसकी यहां पर बात करें। प्यूमिक स्टोन के अंदर छोटी छोटी चीज आपको दिख जाएंगी, हाउएवर ऐसे नहीं आप देख पाओगे। आपके पास विप्ड क्रीम है, मक्खन है, मक्खन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसे नहीं दिख रहे, माइक्रोस्कोप में आपको दिख जाएंगे। जेलीज इसका एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। सिंपल सा एग्जाम्पल था, आपको याद रखने। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। नेक्स्ट, सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, याद रख लेना। यहां पर पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, मतलब 10⁻⁷ से बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप इसको नंगी आंखों से भी देख सकते हो और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। और अगर आप इसको फिल्टर पेपर से साफ करो या ऑर्डिनरी या एनिमल मेम्ब्रेन से पास करो, तो ये पास नहीं हो पाएगा, ऊपर रह जाएगा। ऊपर रहने का मतलब सेटल डाउन हो जाएगा, तो ऐसे को सस्पेंशन कहेंगे। तो सस्पेंशन होते हैं हेट्रोजीनस। मुद्दे की बात बस याद रखनी है कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस, बाकी दोनों के दोनों हेट्रोजीनस। एग्जाम्पल बताइए। ये सब फ्रूट ड्रिंक्स आप पीते हो, उसमें मौसमी के रेसे, आपने अनार का जूस पिया, हल्का सा दाने का गुआवा का जूस पिया, आता है। कॉफी क्रीमर्स होते हैं, इसमें कॉफी का फ्लेवर आता है,
आपको महसूस होता है बहुत माइन्यूट से पार्टिकल होते हैं, आप जीभ से टंग से फील कर सकते हो। चॉकलेट ड्रिंक्स होती है इसमें फील कर सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स इवन होती है, इसके अंदर आपको बबल्स वगैरह दिखाई दे जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के। ये सब एग्जांपल्स है। कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, कोलोइडल सॉल्यूशन में आपका ब्लड भी आ जाएगा। ब्लड भी याद रखना कोलोइडल सॉल्यूशंस में आता है। ब्लड कोलोइडल सॉल्यूशंस में आएगा, सस्पेंशन में आपका इंक्लूड नहीं होता। ब्लड कोलोइडल सॉल्यूशन में लिख लेना, फाइन है। ये सब आपके यहां पर एग्जांपल्स हैं जो आपको यहां याद रखने हैं, जो यहां पर आपको समझने हैं, इंपॉर्टेंटली याद आपको रखने हैं। फाइन है, क्लियर है। तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशंस में अभी मैंने आपको यहां पर इतनी सारी चीजें बता दी है। अब ये एक चार्ट आपके सामने है जो आप सभी लोगों को यहां पर देखना, और इस चार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी मैं आपको यहां पर कवर कराऊंगा। इस चार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चार्ट्स में हम लोग बेसिकली, ये चार्ट हाउएवर थोड़ा सा डल है, बट इतना डल भी नहीं है कि आपको नहीं दिखाई दे, रैप्टे पड़ेगा अगर झूठ बोला। दिख रहा है, मेरे सामने टीवी है, मुझे टीवी में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मेरे सामने कैमरा है, कैमरे के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, दिख रहा है। ड्रामे करने की जरूरत नहीं, सर नहीं दिख रहा, सर यह होगा, सर वो हो गया, दिख रहा है। पीट पाड़ दूंगा, एक आधे को खून खान कर दूंगा, चुपचाप सुन लो। समझ में आ गया। यहां पर क्या है, यहां पर है कि अगर मैं दो चीज मिला रहा हूं, दोनों चीज नेचर में सॉलिड सॉलिड है लेकिन वो होमोजीनस है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैं दो चीजों को मिला रहा हूं और एक मिक्सचर बना रहा हूं। कैसा मिक्सचर बना रहा हूं, होमोजीनस मिक्सचर बना रहा हूं, दोनों के नेचर सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, एग्जाम्पल बताओ। तो दोनों चीज सॉलिड सॉलिड है, एग्जाम्पल होमोजीनस है, तो एग्जाम्पल है एलॉयस। कॉपर में जिंक मिलाया तो क्या बन गया, ब्रास। कॉपर में टिन मिलाया, है ना, कॉपर में टिन मिलाया तो क्या बन गया, जिंक, है ना, तो क्या मिल गया, जिंक। जिंक कॉपर प्लस टिन होता है, ये कॉपर प्लस जिंक होता है, सॉरी ब्रास हो गया, और यहां मिल गया सॉरी ब्रोंज, यहां मिल गया सॉरी ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज क्या है, एलॉयज हैं। कॉपर भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, दोनों मिले। जब ब्रांस और जिंक ब्रोंज मिल गए तो क्या मैं देख के बता पा रहा हूं ब्रास के अंदर कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा, नहीं, दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हुए हैं। सो पेपर में एग्जांपल आएगा सॉलिड सॉलिड होमोजेनस का, इसमें से कौन सा एग्जांपल है, बहुत आसान है पहचानना। तुम्हें एग्जांपल देखना है और अपने दिमाग में आइडिया लगाना है। अरे एलॉयज तो ऐसे बनते हैं, एलॉयज तो पहचान में नहीं आते, ये एग्जांपल हो गए। दो चीज मिला रहा हूं, दोनों सॉलिड सॉलिड हो और हेट्रोजिनस हो, एग्जाम्पल बताना है। आयरन में सल्फर मिला दो, लोहे में सल्फर मिला दो, अलग कर सकते हो, लोहा अलग दिखेगा, सल्फर पीला कलर का होता है, अलग हो सकते हैं। मैग्नेट लाओ, चुंबक से चिपक गया, है ना। रेत में आप चीनी मिला दो, दोनों सॉलिड है, दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल। दो चीज मिला रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड में है, और दोनों नेचर में कैसी हैं, होमोजीनस है, दोनों नेचर में कैसी हैं, होमोजीनस है, एग्जाम्पल पूछेगा। तो इसका मतलब एक सॉलिड एक लिक्विड, पानी में चीनी मिला दो, पानी में नमक मिला दो, एक सॉलिड एक लिक्विड है, होमोजीनस है। दो चीज मिला रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड है और हेट्रोजीनस होनी चाहिए, एग्जाम्पल पूछेगा। तो आपके पास क्या है, पानी में रेत मिला दिया, पानी के अंदर सल्फर मिला दिया, नहीं मिल पाएगा, दिखाई देगा। दो चीजें, दोनों लिक्विड लिक्विड है और होमोजीनस होनी चाहिए, एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, भाई एग्जाम्पल बताओ। लिटिल लिटिल इथाइल अल्कोहल के अंदर पानी मिला दिया, होमोजीनस है, दूध के अंदर पानी मिला दिया, होमोजीनस है। नेक्स्ट, दो चीजें लिक्विड लिक्विड और हेट्रोजीनस होनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए आपस में। पानी में तेल मिला दिया, बेंजीन में वाटर मिला दिया, नहीं मिलेगी। दो चीजें लिक्विड और गैस होमोजीनस होने चाहिए, तो पानी के अंदर क्लोरीन गैस मिला दिया या पानी के अंदर अमोनिया गैस आपने मिला दिया, मिल जाएंगे। दो चीज हैं, दोनों गैस गैस होनी चाहिए और होमोजीनस नेचर में होनी चाहिए। एयर, एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर, बताया था ना, एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब है। जब एयर को देखते हो क्या तुम्हें दिखता है, नाइट्रोजन ये जा रही है, ऑक्सीजन ये जा रहा है, नहीं दिखता ना, मिली हुई है, तो ये होमोजीनस है। दो चीजें गैस और सॉलिड आपने आपस में मिला दिया, हेट्रोजीनस होना चाहिए, एग्जाम्पल क्या, स्मोक। एनसीईआरटी में ये टेबल नहीं गिवन है, बट यहां से एग्जाम्पल ये क्वेश्चन की फॉर्म में दिया होगा, ये एग्जाम्पल आपसे पेपर के अंदर पूछेगा। तो सॉलिड और गैस हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है स्मोक। ये सब आपको याद रखने हैं, ये सब आपको अंडरस्टैंड रखने हैं, आपको पहचानने हैं, बहुत इजी है, आप पहचान सकते हो, टेबल आराम से बाद में बना लेना। अब इधर आते हैं, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो टेबल अभी यहां पर लिखा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ध्यान सुनना।
ठीक है, अब ध्यान समझना, यहां पर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यहां पर लिखा है डिस्पर्जन मीडियम, यहां लिखा है डिस्पर्स फेज, मतलब इस चीज को इसमें मिला रहे हैं। कहने का मतलब ये सारा सोल्यूट है, सोल्यूट को इनमें मिला रहे हैं। तो आपसे पेपर में कैसे पूछेगा कि लिक्विड इन गैस जब मिलाया, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड एरोसोल। एयर के लिए वर्ड एरोडायनामिक्स, एयर यूज किया जाता है, तो गैस भी एयर है, तो सोल मतलब सॉल्यूशन। तो लिक्विड को गैस से मिलाया, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड एरोसोल। याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे, फॉग, एरोसोल स्प्रे। सॉलिड को गैस से मिलाया, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉलिड एरोसोल बोलेंगे, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। गैस को लिक्विड में मिलाया, फोम कहते हैं, एग्जाम्पल विप्ड क्रीम, सेविंग क्रीम, सोडा वाटर, फ्रोथ। फ्रोथ का मतलब होता है झाग, फ्रोथ का मतलब होता है झाग बनना। लिक्विड को लिक्विड में मिलाया तो इमल्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड लिक्विड को मिलाते हैं तो इमल्शन बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इमल्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है दूध, क्रीम, मेयोनीज, जो आप मोमोज के साथ खाते हो। सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, एग्जाम्पल है सोल बोलते हैं, इंक, पेंट, कोलाइडल गोल्ड। गैस को सॉलिड में मिलाया, ठीक है, तो कहा जाता है सॉलिड फॉर्म, कहा जाता है सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल है प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर बैंड, ब्रेड, ये सब। लिक्विड को सॉलिड में मिलाया, कोलाइडल को कहते हैं जेल, एग्जाम्पल बटर, चीज है। आपने सॉलिड को सॉलिड में मिलाया तो कहा जाता है सॉलिड सोल। एग्जाम्पल्स आपके सामने क्लियर हैं, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स, याद रख लीजिएगा। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, एनी हाउ इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई कुछ भी नहीं है, ये याद रख लेना। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर जो हमें यहां पढ़नी है कि सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो आप बोलते हो सैचुरेट, मतलब अब आपके भेजे में कुछ भी जगह नहीं है जो मैं आपके दिमाग में डाल सकूं, फुल भर गए हो तो सैचुरेट। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, आपके भेजे में अभी चीजें जाने की क्षमता है, तो आप बोलोगे अनसैचुरेट। एक पानी की बोतल पूरी भरी हुई है, उसमें और पानी नहीं आ सकता, इसका मतलब सैचुरेट है। एक पानी की बोतल आधी भरी हुई है, उसमें आधा पानी आ सकता है, इसका मतलब अनसैचुरेट है। बस अगर किसी के सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट डालने की क्षमता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट में मिला सकता हूं, तो मैं उसको बोलूंगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर कोई सॉल्यूशन मेरे पास है, उसमें मैं सोल्यूट और नहीं मिला सकता, वो सैचुरेटेड है, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बस आपको वो कुछ नहीं पढ़ना, ये देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, मोर सोल्यूट डिसॉल्व, इसमें डाल सकते हो। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड हो गया है और इसमें कुछ नहीं आ सकता भेजा। नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व, इसमें और चीज आप नहीं डाल सकते हो, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप समझना, यह याद रख लेना। तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट, तो ठीक है नहीं डाल सकते। मैक्सिमम प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड नहीं डाल सकते, इसको छोड़कर इससे पढ़ लो, सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रख लेना है। अब यहां पर आइए, एक चीज दिखाई दे रहा है, टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। टिंडाल इफेक्ट को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडाल इफेक्ट को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद रख लेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या, लाइट का फैलना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है बेटा, लाइट का फैलना, है ना, फैल जाना। अब एक चीज समझना, हाउएवर कुछ बच्चों ने 1.2 वालों की फिजिक्स हो चुकी है, उन्होंने साउंड एंड वेव वाला चैप्टर पढ़ लिया है। 2.0 वालों की फिजिक्स में साउंड एंड वेव अभी नहीं हुआ, उनकी स्टार्ट हुई है। एक चीज समझना, जब हम वेव के बारे में बात करते हैं तो हम वेव को फॉर एग्जांपल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये वेव है, साउंड वेव। वेव के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैपेसिटी होती है, कि भाई वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे मान लीजिए वेव ने यहां से लेकर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये यहां से यहां तक उसकी वेवलेंथ हो गई। समझ में आ गया, ये उसकी क्या हो गई है, वेवलेंथ हो गई है। क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रख लेना। वेव के अंदर एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। जैसे मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी का पहिया 1 मिनट में 50 चक्कर मारता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, किसी काम को रिपीट करने की रिपीटेशन, 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट। गाड़ी में आरपीएम होता है ना, रोटेशन पर मिनट, है ना, कि कोई चीज आपने कितनी बार रोटेट कर, कितनी जज हुई है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, 1/t लिखते हैं। हाउएवर 2.0 लो, टेंशन मतलब हम लोग वे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी चीज बार कोई रिपीट हो रही है। हमसे एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये जो वेव होती है ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से। मान लीजिए उसको मैं सी से लिख रहा हूं, स्पीड को मैं सी से लिख रहा हूं, वेव में डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, लैम्डा, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ये आप सभी ने 1.0 वाले बच्चों चाहे 2.0 वाले बच्चों छोटी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, सी इज इक्वल टू लैम्डा एफ। फिजिक्स में मैं आपको बता चुका हूं, अगर कोई चीज ऐसे लिखी होती है y इज इक्वल टू ए इंटू बी, और इधर वाली चीज अगर कांस्टेंट होती है तो a और b इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप लोगों ने डिस्पर्जन पढ़ा होगा फिजिक्स में, छोटा सा डिफरेंट कलर होता है ना, ROYGBIV। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, फैलना। ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कितने में, 4th पावर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर से मतलब क्या है, रेड, इससे मतलब क्या है, ऑरेंज, इससे मतलब है येलो, इससे मतलब है ग्रीन, इससे मतलब है ब्लू, इससे मतलब है इंडिगो, और इससे मतलब है वायलेट कलर। अगर मैं रेड कलर की बात करता हूं, इसकी वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, इसका मतलब इसकी स्कैटरिंग होने का सबसे कम होगी। इंडिगो कलर की वेवलेंथ होती है मिनिमम, इसका मतलब इसकी स्कैटरिंग होने का ये सबसे ज्यादा फैलेगा, ये मैक्सिमम, क्योंकि स्कैटरिंग वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी बेटा, मिनिमम होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी बेटा, मिनिमम होगी। कहने का मतलब इंटेंसिटी या स्कैटरिंग जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या आप क्या कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, जहां ये मैक्सिमम हुआ वहां मिनिमम हुआ। अब आप देख रहे हो स्कैटरिंग अगर मिनिमम हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है, स्कैटरिंग मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, स्कैटरिंग मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी, सॉरी, यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब स्कैटरिंग और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्कैटरिंग और वेवलेंथ में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये समझना। अब वही बात यहां पर आती है, कोलाइडल क्वेश्चन ये है कि टिंडाल इफेक्ट, जिसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ये कहां देखने के लिए मिलेगा। कोई चीज फैलती कब है, जब उसके सामने अगर कोई रुकावट आ गई, कोई उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उसका साइज बड़ा है। मान लीजिए मैं यहां से टॉर्च की लाइट जला रहा हूं, सामने सोल्यूट है, सोल्यूट का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। लाइट मारी, लाइट जब इससे टकराएगी, इतना छोटा साइज है कि ये उसको स्कैटर ही नहीं करेगा। अगर सोल्यूट का साइज बड़ा हो गया, लाइट मारी, टकराकर फैल जाएगा। और सोल्यूट का साइज किसमें बड़ा होता है, सोल्यूट का साइज कोलाइडल और सस्पेंशन में बड़ा होता है, क्योंकि कोलाइडल और सस्पेंशन हेट्रोजीनस होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन होता है होमोजीनस। होमोजीनस होने के कारण सोल्यूट का साइज छोटा है। तो पहली बात तो ये है, ये जो टिंडाल इफेक्ट है ये सिर्फ आपको कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहां पर सोल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में जब स्कैटरिंग देखेगा, इसका मतलब क्या होता है, लाइट का स्कैटर्ड हो जाना। ये फिनोमिना विल्स टिंडाल नाम का एक व्यक्ति था, उसने दिया था, इसलिए इसको विल्स टिंडाल इफेक्ट भी कहते हैं। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, अभी बताया फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, अभी आपको बताया वेवलेंथ पर इनवर्सली डिपेंड करता है, और पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, और डेंसिटी पर भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा। डेंसिटी पार्टिकल के साइज और फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली करेगा। डेंसिटी ज्यादा स्कैटरिंग ज्यादा, पार्टिकल का साइज बड़ा स्कैटरिंग बड़ा, पार्टिकल का साइज छोटा स्कैटरिंग छोटा, डेंसिटी कम स्कैटरिंग कम,
फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्कैटरिंग ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम स्कैटरिंग कम, अभी बताया था। और अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, किस कलर में सबसे ज्यादा होगा, तो आपने देखा वॉयलेट कलर की लाइट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, अभी बताया, और रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो रेड कलर की लाइट में स्कैटरिंग कम देखने के लिए मिलेगा। तो स्कैटरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होगा, वाइल रेड कलर की, ब्लू कलर की लाइट में ज्यादा होगा, और रेड कलर की लाइट में लीस्ट होगा, क्योंकि यहां पर रेड कलर की लाइट में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये सिंपल सा इफेक्ट है। स्कैटरिंग का टिंडाल इफेक्ट का मतलब क्या है, लाइट का फैल जाना, सोल्यूशन से फैल गया, बिल्कुल हो गया। ये सिंपल सी चीज है, सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है। अब एग्जाम्पल क्या है टिंडाल इफेक्ट के, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल क्या है टिंडाल इफेक्ट के, समझने की कोशिश करना। आपने कभी एक रोशनदान देखा होगा, अपने घर में कमरा देखा होगा, एक कमरे के अंदर मान लीजिए एक रोशनदान इस तरीके से बना दिया, इस रोशनदान में से लाइट निकल रही है। जब लाइट निकल रही है, आपने छोटे छोटे इसमें से डस्ट पार्टिकल देखे होंगे, वो डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे चलते हैं। ये सब क्या है बेटा, दिस इज टिंडाल इफेक्ट, लाइट फैल रही है रोशनदान में से। ये आपके स्कूल कॉलेज के अंदर पिक्चर हॉल में कभी भी आप गए होंगे, प्रोजेक्टर चलता है, प्रोजेक्टर पीछे होता है, उसमें से लाइट निकलती है मूवी थिएटर में, वो स्कैटरिंग है, टिंडाल इफेक्ट है। आप घने जंगल में गए, बहुत सारे घने जंगल है, कहीं सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच में से निकल रही है, ऐसे ही ट्रेवल करती है, वो स्कैटरिंग है, टिंडाल इफेक्ट है। तो टिंडाल इफेक्ट कहां आती है, डस्ट पार्टिकल किसी कमरे के अंदर बंद हो, डार्क रूम के अंदर हो, घने जंगलों के अंदर हो। जब कभी आप प्रोजेक्टर आप देखा है स्क्रीन सिनेमा हॉल के अंदर, उससे जो लाइट निकलती है, एग्जाम्पल है। ये जितने भी टिंडाल इफेक्ट होते हैं, टिंडाल इफेक्ट के अंदर जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट कैसा होता है, ब्राउनियन मूवमेंट। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, जिग जैग, किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल का चलना, उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। द पार्टिकल सस्पेंडेड इन फ्लूइड कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ जिगजैग मोशन, तो ये कहा जाता है। तो टिंडाल इफेक्ट सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ साइज ऑफ सोल्यूट बड़ा होता है, जहां साइज ऑफ सोल्यूट बड़ा होगा वहां स्कैटरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी साइज पर डिपेंड करता है। ये सब ज्यादा तो स्कैटरिंग ज्यादा। ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए इसमें स्कैटरिंग कम होगी। स्कैटरिंग के एग्जांपल, कमरे में से रोशनी आना, घने जंगल में से रोशनी आना, प्रोजेक्टर एग्जांपल है। स्कैटरिंग के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट होता है जिगजैग। यही सब मैंने अभी आपको बताया, यही सब मैंने अभी आपको समझाया। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बच जाती है, सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा, कि सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, कि व्हाट इज सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा, ये हमें पढ़ना है। ये आज की क्लास में तो होगा नहीं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो हमें समझने पड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, ये मैं आपको समझा दूंगा। बट अब आप अपनी डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, डीपीपी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इस टॉपिक को छोड़कर। ये टॉपिक मैं आपकी कवर करा दूंगा, डोंट वरी फॉर डेट, ये आपकी कवर हो जाएगी, या रिकॉर्डेड करके दे दूंगा, या किसी दिन क्लास ले लूंगा। अब आपके डीपीपी के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सोल्व हो जाएंगे, अपनी डीपीपी सॉल्व कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही अपन कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये सब आप छोटी क्लास में आप पढ़ते हुए आए हो, कुछ भी मैंने अलग से नहीं बताया, सब बेसिक्स क्लास का है, 8वीं 9वीं क्लास का है। क्लियर है, फटाफट से मुझे बताइए। डन, यस और नो, फटाफट से बता दीजिए। सर क्लास टाइमिंग का क्या हुआ, बे बता दिया, चेंज हो जाएगा मंडे से, बोल दिया है बे, 2:45 से हो जाएगी। आज मेरी लड़ाई हुई है, मैंने अपनी क्लास की तो सेटिंग करवा ली, बाकी का मुझे नहीं पता, पर मैंने सभी क्लासेस के लिए बोला है। दानिश सर तो कह रहे हैं मैं रात के 9:30 बजे ही क्लास लूंगा, क्योंकि दानिश सर सुबह 6 बजे, दोपहर को 6 बजे, शाम को 6 बजे जिम जाते हैं, बट मैं जिम विम नहीं जाता। मैंने तो अपनी क्लास 2:45 पर फिक्स करा ली, मेरी क्लास अब रात को 9:30 बजे नहीं करेगी, मेरी तो एक ही रहेगी 2:45 पर। इसके नोट्स भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से उठा लेना, लिख लेना, ठीक है। सर क्लास 3 PM तक थक जाते हैं, हाँ करा दे, बोल दिया हमने, हो जाएगी, टेंशन मत लो, अब भाग लो, दफा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो, तगड़े रहो, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। नोट्स कब मिलेगा, सुबह दे दूंगा।
सुबह दे दूंगा। चाचू डीपीपी में ये लास्ट वाला टॉपिक पर बहुत सारे ही, चाचू मैंने डीपीपी दी थी, लास्ट वाला टॉपिक पर बहुत सारे हैं, तो प्लीज एक्सप्लेन कर दो। मैं करा दूंगा आदित्य, इसको टेंशन मत लेना बेटा, करा दूंगा। मेरी सिस्टर खुशबू आपको बेस्ट टीचर मानती है, थैंक यू। सर एनडीए में कितने नंबर लेना है लगभग पास होने के लिए? 300 प्लस। चले बाय बाय, गुड नाइट। डाउट देख ले जाएंगे, मैं देख लूंगा, कल की क्लास दे देना, देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा।